नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। रोज की तरह चाय के साथ आज अखबार की सुर्खियों पर कुछ अपनी बात को लेकर आपके सामने हूँ। आज 13 दिसंबर दिन शुक्रवार। पहले कुछ दिल्ली में आज क्या होना है इसकी चर्चा कर दूं, उसके बाद फिर बिहार की खबरों पर और कुछ चर्चा करूं। दिल्ली में आप सभी जानते हैं कि अभी संसद का शरतकालीन सत्र चल रहा है। अब पिछले 10 दिन से तो दोनों हाउस में हंगामा ही होता रहा है, लेकिन अब बात थमी। तय हुआ था संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर आज और कल तो लोकसभा में और फिर सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। 2 दिन इस चर्चा में अब तो पिछले कई साल से विपक्ष तो यही आरोप न करता रहा है कि नरेंद्र मोदी संविधान बदलने वाले हैं, संविधान को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। इसी संविधान बदलने के की शिकायत के साथ ही भी हुआ कि आरक्षण को समाप्त करने वाले हैं। लोकसभा में इसका खामियाजा वह बीजेपी को भी भुगतना पड़ा। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा कि नहीं, संविधान में संशोधन कोई कैसे कर सकता है। संविधान संशोधन का मतलब संविधान बदलने का संशोधन, तो कोई 125 से अधिक संशोधन संविधान में हो गया। संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, लेकिन अब पक्ष विपक्ष के खास करके सदन से बाहर जो इस तरह का आरोप पलटवार होता रहा है, अब चर्चा होगी। इस चर्चा में भी कमोबेश बात तो वैसे ही होगी। अब इस दोनों हाउस में जब चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे। और बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को भी जारी किया है कि भाई इस चर्चा के दौरान आपको हाउस में रहना है। चलिए, एक ही अब संविधान में पर जब चर्चा होगी तो कुछ नई बात भी देखने को मिलेगी कि विपक्ष क्या सोचता है, विपक्ष का अंततः क्या आरोप है। अभी सदन की कार्यवाही में जब ये चर्चा होगी तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप देख भी रहे होंगे कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो इन दिनों संविधान हाथ में लेकर ही चलते हैं, और जहाँ जाते हैं तो वो लाल एक पुस्तिका की तरह जो संविधान दिखाते हैं और कहते हैं कि हम तो इस संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बदलने की तैयारी में हैं। तो अब इस 2 दिन की जो चर्चा होगी संसद में, मतलब चर्चा तो अब 4 दिन आप कहेंगे ना, जब दोनों हाउस में चर्चा होगी। तो एक ही आज अखबार की सुर्खियां हैं। अब देखें इसमें क्या बातें निकलती हैं। एक जो देश लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार 2014 में देश की बागडोर संभाली, तब से ये बात उन्होंने चर्चा छेड़ी, बहस छेड़ी कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव होना चाहिए। जो स्थिति बन गई है खासकर 1967 के बाद कि हर साल कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होता रहता है, तो इससे पूरा जो है प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक ताकतें इसी चुनाव को जीतने, हारने, लड़ने में ही बीतता है। और इससे खजाने पर बहुत भार पड़ता है अलग अलग चुनाव होने का। आपने देखा अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, फरवरी में दिल्ली में चुनाव होगा और नवंबर में 2025 की बात मैं कर रहा हूँ बिहार में चुनाव होने हैं। तो इसी परिकल्पना के साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ये देश में पहली बार था आज़ाद भारत में कि पूर्व राष्ट्रपति, मतलब कोई राष्ट्रपति रिटायर हो जाए उसके बाद उन्हीं की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनी। फिर कमेटी बनी और रामनाथ कोविंद की कमेटी ने रिपोर्ट दे दी इसी लोकसभा का जो पिछला चुनाव हुआ उसके पहले, और उसमें सलाह दी कि नहीं, ये फिजिबल है, कराया जा सकता है। इसके लिए संविधान में 4-5 संशोधन करने होंगे, एक। और दूसरा ये है कि 2029 का जो चुनाव होगा, अभी जो परिकल्पना है कि इसको रेगुलेट किया जा सकता है कि जब 2029 में, अभी तो 25 में लोकसभा का चुनाव, एक तो 24 में हो न गया, तब जो 2029 में जो चुनाव होगा तो लोकसभा का चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव कराया जाए। ये कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से। और फिर उसके बाद 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों के भी चुनाव कराए जाए। एक ये स्थिति है। अब विपक्ष जो है खास करके देखिए इसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस भी विरोध कर रही है और सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब विरोध कर रही हैं।
क्षेत्रीय पार्टियों की एक समझ है कि एक साथ जब चुनाव होगा तो जो बीजेपी कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी है, जो खास करके सत्ता में रहने वाली पार्टी को एक साथ चुनाव होने पर लाभ मिलता है, अपर हैंड रहता है। और लोकसभा विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो उसमें जब लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ होगा तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। उसमें जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, जो सत्ता में होती है, वो उसका लाभ हो सकता है, लाभ उठाती है। तो क्षेत्रीय दलों का एक विरोध का सबसे बड़ा कारण ये है। अब एक साथ चुनाव होंगे तो आप देखिए, जैसे नवंबर में चुनाव होगा बिहार का, तो 5 साल तो 29 में पूरेगा नहीं, 4 ही साल पूरेगा। तो एक साथ चुनाव होगा तो फिर एक साल इस विधानसभा चुनाव का कार्यकाल घट जाएगा, पहले ही चुनाव होगा। तो इसी तरह से कई राज्यों में स्थिति बनी है। अगली कभी चर्चा में आपको विस्तार से इस संबंध में भी उल्लेख करेंगे कि इस एक साथ चुनाव जो होता है तो इसका किन किन राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब ये केंद्रीय कैबिनेट ने कल उस बिल को मंजूर कर लिया। पहले तो सरकार ने रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। अब कल केंद्रीय कैबिनेट ने उस बिल को मंजूर किया और इसी चालू सत्र में ही वो बिल पार्लियामेंट में आ रहा है। लेकिन जैसा आपसे मैंने कहा कि इसमें संविधान में संशोधन करने होंगे, तो इसके लिए बहुमत भी चाहिए। सत्ता पक्ष जो बहुमत है नहीं, 2/3 चाहिए। 2/3 समर्थन से संविधान में संशोधन होगा। अब फिर जो संशोधन है उसका कम से कम 50% राज्यों से उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। तो राज्यों में सहमति में तो दिक्कत नहीं है एनडीए को, इसलिए 20 स्टेट में अभी एनडीए पावर में है। लेकिन लोकसभा में भी और राज्यसभा में 2/3 बहुमत तो है नहीं, बहुमत है दोनों सदनों में। तो इसके लिए विपक्ष का सहारा लेना पड़े, तो विपक्ष की सहमति चाहिए। अब विपक्ष का जो अभी रुख है, इसी कारण से एक स्ट्रेटजी के तहत इसको पार्लियामेंट की जो संयुक्त समिति होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बिल आएगा और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ही विचार के लिए सौंप दिया जाएगा। और वहाँ जो सहमति बनेगी उसके आधार पर भी अगले सेशन में संभवतः इसको बिल लाया जाएगा। और तब आगे फिर एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि उसके पहले 2 और 3 बहुत महत्वपूर्ण बात होनी है। अभी तो 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो जनगणना करानी है। तो अभी 2025 में मुझे लगता है कि जो तैयारी केंद्र सरकार कर रखी है, जनगणना होने जा रही है। अब उसमें जाति आधारित गणना होगी कि नहीं, यह क्या अभी सवाल अभी भी है। इसे भी करना ही होगा केंद्र सरकार को, जिस तरह से अभी एक सियासी मुद्दा बन गया है। और तब महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का कानून तो बन गया है ना, संविधान में संशोधन हो गया। उस बिल पर राष्ट्रपति की सहमति हो गई। अब उसे लागू होना है जब नया परिसीमन हो जाएगा, नई जनगणना होगी। तो जनगणना भी होगी 2025 में, और उसके बाद परिसीमन भी होना है। परिसीमन आयोग का गठन होगा और उसमें लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन होगा आबादी के हिसाब से। उसमें एक अनुमान है अभी कि 800 या 850 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी, जो अभी 544-45 है। और विधानसभा की सीटें में बढ़ जाएंगी। बिहार में कोई 60 से 65 सीट हो जाएगी। अभी तो 40 सीट है ना, संयुक्त बिहार था तो 54 था। और विधानसभा की अभी 243 सीटें हैं। इसको भी बढ़ना तय है, संभव 300 सीट हो सकती है। अब ये सब कुछ तब संभव होगा जबकि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल इस सत्र में आ रहा है, इस पर आप सहमति बन जाएगी और बिल जब संसद से पास हो जाएगा तो। लेकिन ये सब कुछ अभी जो केंद्र की तैयारी है केंद्र सरकार की, मुझे लगता है कि उस दिशा में अब देश बढ़ रहा है। तो आने वाला जो दिन है, आने वाले वर्ष में भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। आधी आबादी की अब सुनिश्चित अब प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। और फिर 1 नेशन और 1 इलेक्शन होगा तो निश्चित रूप से देश की राजनीति और उसकी फिजा कुछ और होगी। ये 2 अभी केंद्र के स्तर पर एक महत्वपूर्ण खबरें जो आज की सुर्खियां बनी हैं। एक और जो आप सबों की जानकारी के लिए भी एक ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर बनाने का कितना बड़ा आंदोलन हुआ था।
और उसी आंदोलन के समय में आपको याद होगा कि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक कानून बना दिया, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल अधिनियम 1991। और उसमें मुख्य था कि जो व्यवस्था की गई कि भाई 1947 15 अगस्त 1947 को जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उस दिन जो धर्म, चाहे वो सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, हिंदू, जिसका जो कोई उपासना धर्म स्थल है, जिसकी जो स्थिति है वही रहेगी। उसमें अयोध्या के विवाद को उसमें अलग कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में था विचाराधीन। अब सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद फैसला आया और आप देखिए वहाँ तो अब अयोध्या में भव्य रामलीला का भव्य मंदिर बन चुका है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस संजीव खन्ना, उनकी अगुवाई में 3 जजों की पीठ ने कल एक बड़ा आदेश दे दिया। एक तो वो जो अभी इस अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है, तो उस याचिका पर तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार से 4 सप्ताह का समय मांगा है, दिया है कि 4 सप्ताह में आपका क्या स्टैंड है। जो इस वैधता को चुनौती दी गई है, तो आज की सरकार क्या सोचती है? कानून तो कांग्रेस के समय में बना था, कांग्रेस की के शासन में। तो अब आज जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट क्या सोचती है, एनडीए की गवर्नमेंट क्या सोचती है, क्या स्टैंड है? तो 4 सप्ताह में कहा है कि आप जवाब दीजिए। और इसके साथ एक बड़ा आदेश दिया कि भाई अब तो हो गया, अभी तो एक सिलसिला चालू हो गया है कि कहीं मंदिर जहाँ है वहाँ मस्जिद था या वो वक्फ की संपत्ति है, इस तरह से भी न विवाद हो रहा है। और फिर कहीं मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर था, इसका भी विवाद हो रहा है। तो अभी मथुरा और काशी का विवाद तो है ही ना, जो सर्वे की बात हुई, तो अब वो सब मामला तो अभी रहेगा, कोर्ट में विचाराधीन ही रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आदेश दे दिया कि अब नीचे की अदालत, चाहे हाई कोर्ट में या नीचे की अदालत में, कोई अब नया केस नहीं होगा फिलहाल, जब तक हम ये वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर विचार कर रहे हैं, उसका फैसला जब तक आ जाता है तो कोई नया केस नहीं होगा। और जो केस कहीं अभी सुनवाई हो रही है तो अब उस पर भी कोई आदेश नहीं होगा। अब सबको अभी जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, इसके फलाफल के आधार पर अब आगे और जो भी इस तरह का जो विवाद है वो होगा। आप जानते हैं अभी संभल में वहाँ जामा मस्जिद में मंदिर है, इसका विवाद को लेकर हिंसा हुई है। इसी तरह से अजमेर शरीफ, वहाँ भी हुआ है कि अजमेर शरीफ में मंदिर था, मंदिर को की जगह मस्जिद बना दी गई है। तब ये सब विवाद अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है कि अब ये विवाद पर आगे सुनवाई, अब सुप्रीम कोर्ट जो में अभी हम सुन रहे हैं उसके बाद ही कोई आगे की बात होगी। तो एक बड़ा आदेश है अभी कि अब नया कोई केस करने पर रोक लगा दी गई है। और निचली अदालत में, चाहे वो नीचे की अदालत में अभी तो सर्वे का ऑर्डर हो जाता है तुरंत, तो उस सब को रोक दिया है। अब इसमें एक ठंडे दिल से सोचे तो एक सोचना भी होगा यार कि देश में ये विवाद कब तक, अभी जो नया सिलसिला शुरू, कब तक ऐसा विवाद होता रहेगा? इसमें एक देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ता है और सियासी राजनीति तो इसके माध्यम से करने वाली पार्टियों को तो मौका ही मिलता है। वो चाहते हैं ऐसे कि इस तरह से इशू तपता रहे, इशू उठता रहे और उनकी वोट की खेती होती रहे। कोई मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, कोई हिंदू वोट बैंक की राजनीति करता है। और बीजेपी तो इससे छूती नहीं है। बीजेपी तो खुला खेल है कि भाई हिंदू वोट की राजनीति करती है, हिंदुओं को गोलबंद करती है। और अब उनके विरोधी पार्टी जात के आधार पर मतदाताओं को गोलबंद करती है या धर्म के आधार पर। अब एक मुद्दा में सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया है, मुझे लगता है कि फ़िलहाल इस पर अब रोक तो लगा ही दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब कोई नया केस नहीं होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इंतज़ार करना होगा। ये एक देश के लिए बड़ी खबर थी। अब कुछ बिहार की चर्चा आपसे करें। कल मुख्यमंत्री ने ये मुफ्त औषधि वितरण, मुफ्त दवा वितरण के लिए कल 180 गाड़ियों को रवाना किया है कि अब बिहार में रोगियों को, ऐसे तो अस्पताल में मुफ्त दवा कोई 125 से अधिक मुफ्त दवा सुलभ कराई जा रही है। हालांकि बहुत जगह कंप्लेन रहता है कि अभी दवा
सब जगह जो सरकार जितना दवा कह रही है उसको मिलता नहीं है, और डॉक्टर पुर्जी लिख देते हैं अस्पताल में, तुरंत तुरंत फिर बाज़ार से दवा खरीद के लाने पड़ती है। लेकिन इस व्यवस्था को मुकम्मल देखनी चाहिए। अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है तो सरकार तो अभी जनता की सुविधा का ख्याल रखेगी, परेशानी का ख्याल रखेगी, तो एक नई व्यवस्था की है कि मुफ्त वाहन से अब दवा सुलभ हो। लेकिन अस्पतालों की हालत क्या है, दवा सचमुच जो आप दे रहे हैं वो लोगों को मिल रहा है कि नहीं, कि अभी भी अस्पताल में रोगी जाते हैं तो उनके लिए प्राइवेट पुर्जा दे देते हैं डॉक्टर लोग, अब बाहर से दवा खरीदनी पड़ती। तो इस पर भी निगरानी रखने की जरूरत है। अब दवा को चाहे केंद्रीकृत व्यवस्था हो या अस्पताल में जो रोगी कल्याण समिति बनी है कुछ उसके माध्यम से या सिविल सर्जन के हाथ से जो कुछ है, इसको देखना होगा। जो जिस मंशा और उद्देश्य से सरकार इस योजना को मुफ्त दवा वाला चला रही है ना, वो 100% जिसको आप कह सकते हैं संतोषजनक नहीं है। फिर एक ही जनरल शिकायत हो रही है अभी, खासकर मैं ये पटना एम्स की बात कर रहा हूँ। लगे हाथ अभी एक चर्चा ये आप सबों से है कि पटना एम्स में लोग बिहार भर से लोग आते हैं, जो कि अब निराश लोग कि वहाँ उत्कृष्ट इलाज होगा। तो जनरल शिकायत हो रही है वहाँ का बेड नहीं है, वहाँ रोगी को भर्ती नहीं लिया जा रहा है। कुछ इसी तरह की शिकायत अब आईजीएमएस में भी मिल रही है। वहाँ भी मुफ्त दवा की व्यवस्था की गई। जब राजद और जदयू की सरकार साझा सरकार थी उस समय तेजस्वी यादव ने ये पहल की थी, तो स्वास्थ्य मंत्री थे, कि वहाँ भी मुफ्त दवा जैसे पीएमसीएच में मिलती है, तो वहाँ भी रोगियों को भर्ती नहीं करने का, बेड नहीं है या भर्ती लेने की कुछ प्रक्रिया थोड़ा कठिन कर दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो सरकार को इसको भी देखना चाहिए। आप कोई सिस्टम यदि नई व्यवस्था लागू करते हैं तो आप ये भी देखिए कि इसका अंतः लाभ किस हद तक मिल रहा है। तो कल ये आपके लिए खबर थी। देखिए आज बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, पीटी की, पूरे प्रदेश में कोई 4,80,000 अभ्यर्थी शरीक हो रहे हैं, और पूरे बिहार में आज बीपीएससी के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो बड़ा हंगामा हुआ था ना, और लोग बीपीएससी की परीक्षा का डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। खैर वो सब तो हुआ नहीं, तो आज परीक्षा हो रही है। ये बीपीएससी के लिए सचमुच आज उसके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है कि ये परीक्षा पूरी पारदर्शिता हो और कदाचार मुक्त हो और कहीं क्वेश्चन आउट नहीं हो। ये बिहार के लिए चुनौती वाली बात है। तो आज बीपीएससी की परीक्षा हो रही है, ये एक आपके लिए खबर है जो आज की अखबार की सुर्खियां बनी है। फिर अब शिक्षकों से जुड़ी भी समस्या, आप देखिए हाजिरी लगाकर भागने वाले शिक्षकों की खैर नहीं है। शिक्षा विभाग के एसीएस विद्यार्थी अब पटना में बैठकर ही स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। हर रोज़ 10 स्कूल का मोबाइल से वीडियो के माध्यम से वो निरीक्षण करें। कई इसकी शुरुआत कल से उन्होंने कर दी। अब यहीं से फ़ोन करेंगे और स्कूल में कौन शिक्षक है नहीं है, ब्लैक बोर्ड पर भी उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, स्कूल में स्टूडेंट अभी आज हैं तो कितने हैं, सफाई की व्यवस्था, फिर कुछ जो वो चाहते हैं जानना, कौन टीचर आया है नहीं आया है। अब वो सबको सामने कैमरा पर लाने को कहते हैं, सबका चेहरा देखते हैं, यही हिसाब किताब ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से एक औचक निरीक्षण की व्यवस्था जो एसीएस ने की है, निश्चित रूप से इसमें जो अभी अब तो शिक्षकों की हाजिरी 2 बार न हो रही है, इनके भी और आउट में भी, और फ़ोटो के साथ लेना है। स्कूल का बिल्डिंग सामने दिखना चाहिए कि आप स्कूल में रह के और फ़ोटो अपने साथ हाजिरी दे रहे हैं, और जाने वक्त भी उसी तरह से। अब तो 9:30 से 4 तक क्लास है, स्कूल चलना है। तो कल से जो एक नई व्यवस्था हुई है वीडियो कॉल के माध्यम से, मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा प्रभाव होगा। और शिक्षक जो हाजिरी लगा के गायब हो जाते हैं, ये जो लगातार विभाग को शिकायत मिल रही थी, तो निश्चित रूप से भगोड़े शिक्षकों पर ये नकेल कसने की तैयारी है। लगे हाथ एसीएस ने सारे विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप निगरानी, जो निरीक्षण स्कूल में हो रहा था उसको फिर थोड़ा कारगर तरीके से कीजिए स्कूल में। और ऐसे शिक्षक, हालांकि उसकी संख्या उनके हिसाब से 1% है, 99% शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, स्कूल में रह रहे हैं 10 से 4।
9:30 से 10 जो भी टाइमिंग अभी निर्धारित है। लेकिन खास करके जो अपने गांव के स्कूल में हैं, जो घर के समीप में अभी भी हैं ऐसे, उस शिक्षकों के बारे में शिकायत है कि वो हाजिरी बना के चले जाते हैं। इससे इस विद्यालय संचालन में जो प्रभारी हैं उनको परेशानी होती है। अब दूसरा शिक्षक हाजिरी लगा के चला जाए और फिर दूसरे को क्लास लेने पड़े तो क्लास में तो परेशानी होती है ना, विद्यालय संचालन में अनुशासन बिगड़ता है। इसके लिए एक व्यवस्था हुई और सारे इंस्पेक्शन का भी अब तेज होगा। नए साल में स्कूल का इंस्पेक्शन का भी अभियान तेज होगा, सबको आंसरेबल बनाया गया है। तो खासकर ऐसे शिक्षकों पर विभाग तो कह ही रहा है कि भाई शिक्षक कब पढ़ाएं, उनकी परेशानी तो सरकार देख ही रही है। एक और आज खबर आई है, शिक्षकों ने सरकारी कर्मी बनने की लड़ाई लड़ी, नियोजित शिक्षक की बात कर रहे हैं। अब वो सब सक्षमता परीक्षा दिए, अभी तो 2 चरणों में परीक्षा हो गई है, तीसरे चरण की जो परीक्षा होनी है उसका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन 2 चरणों में जो शिक्षक पास हुए हैं उसमें अब जो सामने कुछ सरकारी कर्मी बनने के बाद जो अब उसमें तो बहुत सारे लोग 2, 4, 6, 8 महीने में रिटायर करेंगे। कोई एक विभाग का आकलन आया है कि 12,000 शिक्षक अब 2 ही साल काम कर पाएंगे। तो ऐसे शिक्षकों को तो ना प्रमोशन मिलेगा और शायद पेंशन का लाभ भी कहाँ से मिलेगा। अब तो सबको नई नौकरी हो जाएगी, जो अभी सरकार का ध्येय उद्देश्य और नीति और नियम बना है। ये जो नियोजित शिक्षक वर्षों से काम कर रहे थे, यही तो उनकी मांग थी कि भाई आप सेवा निरंतरता दीजिए, 10 साल की सेवा होगी तब पेंशन मिलता है, और आप नई नौकरी कर दीजिएगा तो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। 8 साल के बाद नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तब प्रमोशन मिलेगा, तो प्रमोशनों नहीं मिलेगा। तो सरकारी कर्मी बन के तो अब एक तरह से कहिए कि उन लोगों के लिए, ऐसे शिक्षकों के लिए तो छलावा ही होगा। बहुत कम शिक्षक होंगे जो नियोजित शिक्षक, सब अभी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। उसमें कितने लोग हों जिनको पेंशन का भी लाभ मिल पाएगा। इसलिए कि 10 साल की नौकरी चाहिए पूरा पेंशन पाना है। तो हाँ, कुछ अब वेतनमान हो जाएगा, लेकिन वेतनमान आज भी तो बिहार में शिक्षकों के लिए नियत वेतन प्लस डीए प्लस हाउस रेंट, यही ना व्यवस्था है। अभी ग्रेड पे कहाँ है अभी। तो ये अभी तो आगे जो लड़ाई है। लेकिन कल जो एक तस्वीर सामने आई है कि भाई विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे उसमें उनका हाल यही रहेगा। सरकारी कर्मी तो बन जाएंगे, बन रहे हैं, लेकिन लाभ कितना उनको मिलेगा। जब एक सवाल है। हालांकि देखिए, सेवा निरंतरता की जो बात है ना, मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूँ कि भाई नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। उनको आप सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। जिस दिन से ज्वाइन किए, वो सेवा में आए हैं, तब से उनको आप मानिए कि वही सरकारी नौकरी में है। इसलिए आपके बनाए द्वारा नियम, अधिनियम, प्रक्रिया से ही वो नियुक्त किए गए थे। मुखिया लोग को भी जब आप शिक्षा मित्र बनाए थे, या बाद में फिर आप नियोजित शिक्षक भी बनाए सबको, तो आपके ही बनाए द्वारा नियम नियमावली से हैं। अब उस नियमावली में प्रावधान भी था प्रमोशन देने का, उसकी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। तो आप नियम नियमावली बदलते जाते हैं और अंत कहते हैं कि भाई अब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हो गए, तो अब आपकी नौकरी सरकारी नई नौकरी हो गई, तो कितने लोगों को लाभ मिलेगा। तो ये उनकी लड़ाई तो अंत ही उनके लिए छलावा महसूस हो रहा है। इसलिए विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उनकी सेवा निरंतरता का लाभ जब से वो नियुक्त हुए हैं, अभी तो वो लोग तो इसके इफेक्ट को समझ ही नहीं रहे थे। वो ये मान रहे थे कि जिस दिन से हम परीक्षा पास किए हैं उस दिन से सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, और सेवा निरंतरता का लाभ तो है, ये मांग है उनकी। लेकिन ये तभी सरकारी कर्मी का लाभ तभी न मिलेगा जब क्योंकि सेवा निरंतरता इतना दिन किए हैं, 10 साल की सेवा पर पेंशन मिलता है। तो पेंशन और प्रमोशन तो एक मांग उनकी जगह है, जो उचित भी मांग है। तो अभी जो एक तस्वीर सामने आई है वो ये है, जिसकी चर्चा आपसे मैंने की। तो आज के अखबारों की सुर्खियों पर जो प्रमुख खबरें थे वो चर्चा आपसे की। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप द न्यूज़ बस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।